दोस्तों, यूपी में और खासकर इस नए दौर में क्या पुलिस की गोली अक्सर किसी मुसलमान की छाती में ही जाकर उतरती है, किसी यादव को ही लगती है? और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में जाति देखकर, सरनेम देखकर पुलिस गोली चलाती है, एनकाउंटर करती है, मुठभेड़ करती है? अब ये जो संगीन किस्म के जो आरोप हैं, जो तोहमतें हैं, मैं नहीं लगा रहा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और इस पर कांग्रेस मोहर लगा रही है, हामी भर रही है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अभी हाल ही में 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के शहर सुल्तानपुर, अमेठी से एकदम सटे हुए सुल्तानपुर में एक ज्वेलर के यहाँ 14 लोगों ने डकैती डाली, डकैती के प्लान को एग्जीक्यूट किया, अंजाम दिया। अब इसमें ठाकुर भी थे, ज़्यादातर ठाकुर थे, इसमें पंडित भी थे, इसमें एक यादव भी था। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो जो ठाकुर थे, जो सिंह थे, जो आजकल किंग हैं, सिंह छोड़ दिए गए, पंडित छोड़ दिए गए। पुलिस की गोली सिर्फ और सिर्फ यादव की छाती में जाके उतर गई, यादव ही मारा गया, सिर्फ और सिर्फ यादव। अब दोस्तों, इस वारदात में जो सबसे चौंकाने वाली, जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वो ये शख्स है, विपिन सिंह। कुछ लोग ठाकुर साहब कहते हैं, कुछ लोग विपिन सिंह कहते हैं गैंग में। विपिन सिंह इज द मास्टरमाइंड। इसी आदमी ने इस पूरी डकैती, इसकी साजिश रची, इसको अंजाम दिया, माल लूटा। लेकिन विपिन सिंह पर गोली नहीं चली, विपिन सिंह पर गोली नहीं चली, बल्कि विपिन सिंह को बहुत सुरक्षित और महफूज रखा गया और इसको घटना के एक दिन बाद सरेंडर कराया गया। सरेंडर कराने के बाद इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। पुलिस ने ऐसे ट्रीट किया जैसे विपिन सिंह ना हो कोई विधायक हो। अब विपक्ष का आरोप है, खासकर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि साहब ये जो विपिन सिंह है, इसके जो तार हैं ऊपर तक जुड़े हैं इसके तार। इसीलिए विपिन सिंह पर गोली नहीं चली। गोली चली तो मंगेश यादव पे चली। विपिन सिंह, त्रिभुवन सिंह, सचिन सिंह, फलाने सिंह, ढिमाके सिंह, ये जो जितने सिंह थे, इनकी छाती पर गोली नहीं चली। छाती पर अगर गोली उतरी तो मंगेश यादव पर। और यहीं पर अखिलेश यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं जाति देखकर यूपी पुलिस गोली चला रही है। अब दोस्तों, मंगेश यादव का एनकाउंटर कैसे हुआ, मुठभेड़ में उसे कैसे मारा गया, वो कौन सी परिस्थितियां थीं, और वैसे भी पुलिस एनकाउंटर कैसे करती है, इसकी परतें मैं आज खोलने जा रहा हूं। और एक बहुत ही सीनियर लीजेंडरी पुलिस ऑफिसर आज आपके सामने कैमरे पर बहुत से राज उगलने जा रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मंगेश यादव के यहाँ जब दबिश पड़ी पुलिस की, उस वक़्त उसकी माँ थी और उसकी एक बहन थी जो स्कूल में पढ़ती थी। और उनका कहना है, उनकी माँ का और बहन का, कि पुलिस जब मंगेश को उठा कर ले गई तो सिर्फ इतना ही कहा कि पूछताछ करने ले जा रहे हैं। 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। तो कहा था हम सबको मार दे, 2 जनी है। हाँ, बच्ची हम 2 जनी है, मार दे हम सबके। अब एक और चौंकाने वाला तथ्य है इस पूरे घटनाक्रम में, और वो तथ्य ये है कि जब मंगेश यादव को पकड़ लिया, दबोच लिया पुलिस ने, कितना माल बरामद हुआ ये तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन जो ज्वेलर है उनका कहना है कि मेरा माल बरामद नहीं हुआ, जो मेरे यहाँ से लूट हुई थी, डकैती हुई थी, वो सोना, वो जेवर मुझे नहीं मिली, ये कहना है। बहरहाल जहाँ चली, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक और चौंकाने वाली बात पर आ रहा हूँ कि मंगेश यादव को जब दबोच लिया उसके बाद पुलिस में कुछ फाइलें खुली, और ये फाइलें थी इनाम की फाइलें, ये फाइलें थी मेडल पहनाने की फाइलें, ये फाइलें थी कि एनकाउंटर के बाद मेडल कैसे दिया जाएगा। और आज तक के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मिलिंद खांडेकर साहब, उन्होंने ट्वीट पर जिक्र किया, मैं पढ़ रहा हूं इनाम को लेकर, कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने क्या क्या किया। 2 सितंबर को, यानी जब मंगेश यादव को घर से उठा लिया 2 सितंबर को, उसके बाद 2 सितंबर को पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया। और फिर 4 सितंबर को, 2 दिन बाद,
इस इनाम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया और 6 सितंबर को मंगेश यादव को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी पहले पकड़ा, फाइल खुली, इनाम रखा, इनाम बढ़ाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। और आप सोच लीजिए कि अब इस एनकाउंटर का इनाम किसको मिलेगा, किसके छाती पर मेडल सजेंगे, और मेडल भी किस लिए, किस तरह के एनकाउंटर के लिए। अब दोस्तों, इस पूरी वारदात की हर परत आज मैं खोलने की कोशिश करूंगा, और मैंने कहा कि जो एक्सपर्ट हैं आज गजब के, कई राज खोलने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर कोई अपराध, कोई भी क्राइम अगर 13-14 लोग मिलकर उसको अंजाम देते हैं, 13-14 क्रिमिनल्स, तो उन 13-14 में से सिर्फ एक ही की छाती पर गोली क्यों चलती है, एक ही की छाती पर गोली क्यों उतरती है पुलिस की, बाकी पर क्यों नहीं? और क्या एक खास जाति को यहां पर टारगेट किया गया है? ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो क्या यूपी पुलिस अगर इस पूरे एनकाउंटर की जांच करती है, या यूपी की कोई भी एजेंसी, यूपी गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी जांच करती है, तो क्या दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी? क्या ये जो जांच है इस पूरे एनकाउंटर की, इसको सीबीआई को देना चाहिए, और सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? और क्या यह फैसला, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच का फैसला सेंट्रल एजेंसी द्वारा, क्या यह फैसला योगी आदित्यनाथ जी लेंगे, या फिर अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है? अब कुछ भी कहिए, इस घटना में मंगेश यादव के एनकाउंटर ने, जिसको विपक्ष कह रहा है फेक एनकाउंटर है, इसने एक तूफान खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश की सियासत में। और आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर के बाद ऐसा लगता है जैसे बदलने जा रही है, जिस तरह का तूफान है इस वक्त। और इसलिए इसकी तह में जाने के लिए, इसको समझने के लिए आज 2 खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर 1975 बैच वीएन राय साहब। वीएन राय जो सुल्तानपुर, जहां पर ये डकैती पड़ी, उसके 3 साल कप्तान रहे, सुल्तानपुर के आईजी जोन रहे, जो उत्तर प्रदेश के डीजी रहे, जो जुर्म को समझते हैं, मुजरिम को भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस दौर में, मोदी जी के दौर में, ऐसे आप कह सकते हैं आईपीएस ऑफिसर हैं जो सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो आज वीएन राय साहब होंगे और इनको जरूर सुनिएगा। 35 साल जिस आदमी ने आईपीएस की वर्दी पहनी, जो यूपी का ही है, सुल्तानपुर का कप्तान रहा, आईजी रहा, और सुल्तानपुर की घटना है, वीएन राय साहब को जरूर सुनिएगा। और साथ में अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। टाइगर भी आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलता हूं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास, और सीनियर आईपीएस ऑफिसर वीएन राय जो सुल्तानपुर के एसपी रहे, लखनऊ के आईजी जोन रहे, जिनके अंडर में सुल्तानपुर था, और जो डीजी रहे, जो सच बोलते हैं। इन दोनों के पास चलता हूं, बिल्कुल और समय नहीं लूंगा। राय साहब, आप 75 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे, बड़े सीनियर, बहुत नामी गिरामी ऑफिसर आप रहे। सुल्तानपुर जहां का ये मामला है, वहां के आप 3 साल कप्तान रहे, आप आईजी भी रहे सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को भी समझते हैं, पुलिसिंग को भी समझते हैं। एक सवाल जो अमूमन आखिर में पूछा जाता है जब आप खुल जाते हैं, लेकिन मैं शुरू में आपसे पूछ रहा हूं, और हो सकता है ये सवाल तल्ख हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आप भी वर्दी वाले ऑफिसर हैं। क्या एनकाउंटर फर्जी होते हैं? गोली मार दी जाती है पकड़कर, क्या एनकाउंटर फर्जी होते हैं? यस या नो? होते हैं, ज्यादातर होते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा ज्यादातर होते हैं। और इसमें होते देखिए, हैं आप सिर्फ सर, बड़ी बात, पहला आईपीएस ऑफिसर जो कैमरे पे बोल रहा है। राय साहब होते हैं भाई, जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ना सिर्फ सलूट है, ज्यादातर होते हैं। लेकिन मुझे भी 25-30 बरस हो गए राय साहब, मुझे भी 25-30 बरस हो गए। इस तरह से किसी आईपीएस ऑफिसर जो डीजी रहा हो यूपी का, सुल्तानपुर का एसपी, आईजी कह रहा है कि साहब एनकाउंटर फेक होते हैं, गोली मार दी जाती है। जी, लेकिन आप वाक्य पूरा करने दीजिए। इसके लिए आप पुलिस को सिर्फ दोषी नहीं ठहरा सकते। देखिए, मैंने 6-7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, और मैंने देखा कि सब उसमें शॉर्टकट की संस्कृति में विश्वास करते थे। सब चाहते थे कि पुलिस अपराधी को पकड़े, उसका हाथ पैर तोड़ दे, पुलिस फर्जी मुठभेड़ों में मार दे, पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे ताकि दिखाया जा सके कि अपराध कम हुए हैं। तो ये लगभग सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ
तो जी इस ये जिस एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास जी। पूरे तथ्य नहीं है। पूरे तथ्य हो तो मैं चलिए उस पर भी मैं आपको तथ्य बताता हूं। जो एसटीएफ है उसी की रिलीज में आपको बता रहा हूं। और एसटीएफ की जो रिलीज है उसमें कहा गया है कि इस पूरे स्क्वाड को शाही साहब, डीके शाही साहब लीड कर रहे थे, डिप्टी एसपी। और जिस वक्त मंगेश यादव मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे जो मंगेश यादव के बैठा था उसने फायर कर दिया। उसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस हुई, आगे जाके किसी खेत में घुस गई। अल्टीमेटली 4 लोग थे, 4 पुलिस वाले थे, मैं नाम ले रहा हूं। इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, कांस्टेबल ब्रजेश सिंह, कांस्टेबल अमर सिंह। सरनेम पे आप जोर दीजिएगा। और सामने मंगेश यादव था जो स्लिप कर गया था। और इनका कहना है कि साहब हमने कहा सरेंडर कर दो, उसके बाद उसने फायर कर दिया तो हमें भी फायर करना पड़ा, उसकी गोली लग गई और बाद में अस्पताल ले गए तो मौत हो गई। ये जो आपने देखा कि सिंह 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 और सामने एक यादव, क्या आपको लगता है कि ये जो जाति के मसले हैं, जाति के मसले हैं, ये जो फीलिंग्स हैं इस तरह की, ये पुलिस में भी है, सरकार में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है? और देखिए अखिलेश यादव जी ये भारतीय समाज में जाति एक ऐसा सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते। बहुत गहरे बैठी हुई चीजें हैं जो जाति से जुड़ी हुई हैं। पुलिस में भी है, जिस तरह दूसरी संस्थाओं में, अभी आपने सरकार का भी नाम लिया, चुनाव इसी जी बात पे हो रहे हैं, तो पुलिस में भी है। मैं इस पर्टिकुलर मामले पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि इसके तथ्य मेरे पास नहीं है। आपने नहीं, जिस मैंने तो तरह से आपको नाम बताया लिए, एसटीएफ का मैंने बताया कि ये एसटीएफ की प्रेस रिलीज है। राघवेंद्र सिंह, महावीर सिंह, ब्रजेश सिंह, अमर सिंह, 2 कांस्टेबल 2 इंस्पेक्टर। जितने नाम आपने दिए हैं ये सभी ठाकुर हैं। आप ये सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे जी लगता है कि मैं ये तो भी सच्चाई सही बता रहा हूं राय साहब, नहीं, मैं लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। ये सही नहीं होगा क्योंकि सिंह सरनेम उत्तर प्रदेश के कई जातियों में लगाया जाता है। तो जब तक जी पूरे तथ्य ना हो तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जाति तो शुरू से ही एक सच्चाई रही है। सिर्फ अगर आप जी, मुझे मौका दे तो मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। अगर देखिए संक्षेप में दे दे। हाँ, चंबल हमारे यहाँ बड़ा मशहूर इलाका रहा है जहाँ डकैत होते थे। आप पाएंगे जी कि जो अगड़ी जातियों के डकैत थे, जिसमें मान सिंह, माधो सिंह जी या लुक्का पंडित, रूपा पंडित, इन सारों का आप जरा ग्राफ देखें कैरियर का। ये 20-20, 25-25, 30-30 साल तक डकैती डालते रहे, ये मारे नहीं गए, बहुत सारे इसमें सरेंडर कर गए। लेकिन जब आप वहीं केवट, लोधी, चमार या मुसलमान भी मुस्तकीम वगैरह उस इलाके के डकैत रहे हैं उसी इलाके में, तो जी। ये इनका जो ग्राफ है वो 3-4 साल से ज्यादा नहीं चल पाता। तो ओके ये प्रेजुडिस ओके। तो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रेजुडाइस है, प्रेजुडाइस है। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि जो डाकू ठाकुर थे, मान सिंह, पान सिंह, धान सिंह या रूपा पंडित, जो इस कास्ट के थे, उनका जो है 20 साल 25 साल तक वो क्राइम करते रहे, किसी ने टच नहीं किया। लेकिन जो बैकवर्ड जाति के डाकू थे, जो आप लोध वोध के नाम गिना रहे हैं, उनको 3 साल में, 4 साल में मार दिया। और हो सकता है फूलन देवी अगर सरेंडर ना करती तो वो भी एनकाउंटर में मारी जाती। मैं एक चीज और आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद में अशोक वानखेड़े साहब ने हमें ज्वाइन किया, उस पर भी मैं आऊंगा। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैरामीटर्स अलग हैं। ये जो विपिन सिंह है, जो मास्टर माइंड है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, विपिन सिंह मास्टर माइंड ऑफ दिस डकैती, जिसने डकैती की साजिश रची, जिस पर 34 मुकदमे हैं, जो मास्टर माइंड है, लेकिन एक खास जाति का है विपिन सिंह। विपिन सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको एनकाउंटर नहीं किया जा रहा, ना उसके पैर पे गोली मारी जा रही है, ना उसके छाती पे गोली मारी जा रही है। उसे बकायदा समय दिया जा रहा है कि वो एनकाउंटर करे। 28 तारीख की घटना है, 29 तारीख को आराम से एक वीआईपी की तरह वो सरेंडर करता है। पुलिस मुस्कुराते हुए उसको जो है पकड़ती है, गाड़ी में बैठा के ले जाती है, फिर चाय पानी होता है। विपिन सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट, मास्टरमाइंड। और जो ये मंगेश यादव जो सस्पेक्ट है, इसको घर से उठाकर इसको मारा जा रहा है। ये क्या 2 अलग पैमाने नहीं है राय साहब? देखिए, मुझे चूंकि इस घटना के सारे तथ्य नहीं पता है तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वहां के लोकल लोगों से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। पर एक चीज देखिए, अगर आप ये सुझाव दे रहे हैं कि विपिन सिंह नाम के आदमी को भी मुठभेड़ में मार दिया जाना चाहिए था, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं देखिए मुठभेड़ों का ही विरोधी हूँ।
पुलिस कस्टडी में किसी को मारने का पुलिस को अधिकार नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही स्टेट किसी की जान ले सकता है। तो अगर ये आप सलाह, ये किसी तरह का सुझाव आपका है कि विपिन सिंह मेरा को सुझाव नहीं है, चाहिए था। मैं तो राय साहब आपसे ये कह रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि विपिन सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट, और एक आदमी जो अपने घर पर सो रहा है उसको रात में आपने उठाया और फिर अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद आप उसको मार दे रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये मर्डर है, आपने कहा कि एनकाउंटर मर्डर होते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना, क्या दो अलग पैमाने आपको नहीं लगते? अगर ऐसा ही हुआ है तो ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप, देखिए इसमें एक चीज अगर आपके पास हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये जो व्यक्ति मारा गया यादव जिसे आप कह रहे हैं, मैंने पढ़ा कि उसके ऊपर इनाम था। इनाम कितने दिन पहले घोषित हुआ था? चलिए ये भी मैं बताता हूँ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये मैं फिर आ रहा हूँ वानखेड़े साहब के पास टिप्पणी लूंगा। ये भी मैं बता दे रहा हूँ और बाकायदा मैं आपको हवाला देके बता रहा हूँ। उसमें मिलिंद खांडेकर लिखते हैं, आज तक के एडिटर हैं, ये लिखते हैं और फैक्ट के साथ लिखते हैं। ये पूरा वायरल इनकी ट्वीट कर, ये कह रहे हैं कि 2 मंगेश यादव को गिरफ्तार किया गया या पकड़ा गया। 2 सितंबर को पकड़ने के बाद 2 सितंबर को 50,000 रुपए का इनाम उस पर रखा गया। 4 सितंबर को इनाम 1 लाख रुपए कर दिया गया और 1 लाख रुपए जब इनाम किया गया उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया। जी सर, आपकी देखिए, अगर ये तथ्य सही है कि उसे पकड़ा गया, तब तो वैसे ही पकड़ा गया तो एनकाउंटर फर्जी हो गया। लेकिन अब पकड़ा नहीं भी गया और इसके मरने के 2 दिन पहले इनाम घोषित हुआ है, तो ये मामला फिर संदिग्ध है। मुझे लगता है इसकी व्यापक छानबीन होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस से इतर किसी संस्था को करना चाहिए। न्यायपालिका करे, सीबीआई करे, कोई दूसरी। अगर उसे मरने के 2-3 दिन पहले इनाम घोषित हुआ है तो इसका मतलब फिर वो संदिग्ध है मामला। जी, मैं वानखेड़े साहब के पास आ रहा हूं, फिर राय साहब के पास फिर वापस जाऊंगा। वानखेड़े साहब, वीएन राय साहब, जिस सुल्तानपुर जिले में डकैती पड़ी, इतना बड़ा विवाद तूफान मचा है उत्तर प्रदेश में, उस सुल्तानपुर के 3 साल तक ये कप्तान थे। ही वॉज द सुपरिंटेंडेंट पुलिस ऑफ सुल्तानपुर। बाद में जब ये आईजी प्रमोट हुए तो भी इनके अंडर में सुल्तानपुर आता है। इन्होंने ये कहा कि सुल्तानपुर में जो कुछ हुआ है, ये जो एनकाउंटर है, ज्यादातर एनकाउंटर फर्जी होते हैं। ये कह रहे हैं मर्डर है, ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे पूछ रहा हूं वानखेड़े साहब, क्योंकि मैंने इनको 4 चीजें बताई, उसमें से एक चीज मैंने ये बताई कि मंगेश यादव की जब घेराबंदी हुई तो उसको जो दौड़ाया इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, कांस्टेबल ब्रजेश सिंह और कांस्टेबल अमर सिंह। क्या टाइगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कास्ट फैक्टर है कि भाई मुसलमान है, यादव है, ये हमारे नहीं है, ये अखिलेश यादव के हैं, ये समाजवादी पार्टी के हैं, ठोको इनको, ठोको, क्या ऐसा है? ऐसा है, मेंटालिटी है? यकीनन मैं इस बात को जो राय साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है गोरखपुर के स्टाइल में। मुख्यमंत्री का आवास या मुख्यमंत्री की जगह ये मठ है और पूरा प्रदेश तिवारी जी का जी हट्टा जो है, पूरे प्रदेश को जी बिल्कुल हत्ता तिवारी, हरिशंकर तिवारी वर्सेस, आप कह रहे हैं हरिशंकर तिवारी वर्सेस जो माफियागिरी वहां चलती थी, वो जो माफियागिरी वहां चलती थी, वो अब लखनऊ से चलने लगी है। सीधा सीधा ये आरोप है। मैंने फोटोग्राफ देखे, जो एसटीएफ एनकाउंटर करता है उसका डिप्टी एसपी है डीके शाही, वो चप्पल में है। आप किसी के एनकाउंटर करने के लिए क्या चप्पल पहन के जाते हैं क्या? राय साहब जवाब दीजिए, वानखेड़े साहब क्या कह रहे हैं? जब आप कप्तान थे, जब आप राय साहब, जब आप सुल्तानपुर के कप्तान थे, एसपी थे, आप क्या चप्पल पहन के दबिश देने जाते थे अपराधियों? क्या चप्पल पहन के? देखिए, एसटीएफ आमतौर से वर्दी नहीं पहनते एसटीएफ के लोग, लेकिन चप्पल पहन के तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप कहीं मुठभेड़ में जा रहे हैं, गिरफ्तारी में जा रहे हैं, तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कूदना फांदना पड़ेगा, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे जो पार कर, तो चप्पल पहन के तो। लेकिन ये जरा आप जांच लीजिए कि जिन डिप्टी एसपी का नाम आप ले रहे हैं वो घटना
ये एनकाउंटर होने के बाद तो नहीं पहुंचे, हो सकता है कि वो जी फोटोग्राफ रात का है। ये जो डीके साही जो है वो थोड़े उस पे भी ये है कि डीके साही की पत्नी है रीटा साही, वो गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष है। अभी महिला आयोग का जो गठन हुआ, हाँ अभी जो महिला आयोग का गठन हुआ उसमें वो सदस्य बनाई गई। ये पॉलिटिकल लिंक है। यदि ये पॉलिटिकल लिंक है तो फिर क्या ठाकुरों का ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है? जिसके ऊपर 36 मुकदमे हैं, 37 मुकदमे हैं, वो अरेस्ट होता है। जो मास्टरमाइंड है वो अरेस्ट होता है। जिसके ऊपर 7 मुकदमे हैं उसके ऊपर 1 लाख का प्राइस जाता है। ये कौन सा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और उसको गोली मारी जाती है। एनकाउंटर होते हैं। एनकाउंटर में कितने ठाकुर मारे गए ये बताए, जरा हिसाब दे। ये क्या गोली कोई अलग से बना के लाती है क्या यूपी पुलिस? कि जो गोली गाइडेड मिसाइल जैसी चलती है, जाएगी यादव दिखते से साइड को जाएगी, घुस जाएगी, ठाकुर दिखते से वापस आएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। जी राय साहब, दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, मैनिपुलेटेड, एक यादवों को बदनाम करने की साजिश। यादव है तो ठोक दो। और ये इसको मैं सपोर्टिंग बताता हूं। मुझे 30 सेकंड जी। जब अयोध्या लखनऊ में बरसात हुई, पानी भरा गया, मोटरसाइकिल वाले एक कपल को कुछ गुंडों ने परेशान किया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरा थाना सस्पेंड किया और 16 लोग पकड़े गए। उन 16 लोगों में एक यादव था और एक मुस्लिम था। विधानसभा चल रही थी, मुख्यमंत्री सिर्फ बोलते हैं कि हमने जो लोग पकड़े उसमें यादव और मुसलमान। उन्होंने 14 लोगों के नाम नहीं लिए, जिसमें ठाकुर भी थे, बैकवर्ड भी थे, ब्राह्मण भी थे, वो नाम नहीं लिए। जब आपके प्रदेश के मुखिया ही इतने सब्जेक्टिव चल रहे हैं जी, तो उसके बाद मैं क्या कर सकते हैं? टाइगर, मैं आपके बिहाफ पर एक सवाल करना चाहता हूं। राय साहब, आप तो बहुत मुखर प्रखर हैं, बिल्कुल डरते नहीं और सच को सच बोलते हैं आप हमेशा कैमरे पर। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि टाइगर ने कहा कि जब पुलिस की बंदूक से गोली निकलती है और आगे बढ़ती है, तो अगर कोई ठाकुर रास्ते में आया तो गोली पलट जाती, वापस आ जाती है, और अगर कोई यादव है या मुसलमान है तो उसकी छाती में चली जाती है। ये कैसी गोली है सर? कैसी बुलेट है? कोई खास बुलेट है ये? मुझे लगता है कि हमें एनकाउंटर का ही विरोध करना चाहिए। ये कहने की जगह इसी जमाने में योगी जी अब 5-6 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री हैं, विकास दुबे या इस तरह के लोगों का भी एनकाउंटर हुआ, तो हमें जाति के आधार पर, इसमें यादव भी मारे गए होंगे, हो सकता है कोई ठाकुर भी मरे हों एनकाउंटर्स में, तो जाति के आधार पर ना कह के बल्कि हमें सिद्धांततः इसका विरोध करना चाहिए कि ये फर्जी एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस जिसे पकड़ रही है उसके पैर में गोली मार दे रही है। मतलब ये तो एक अजीब वो है कि आप किसी को पकड़ते हैं, न्यायालय में पेश करने के पहले आप खुद ही उसे दंडित घोषित कर देते हैं और खुद ही उसे सजा दे देते हैं। तो ये रुकना चाहिए। उसमें यादव ठाकुर का मसला मुझे लगता है दीपक जी उसको नहीं करना चाहिए। अब यूपी में लोग जानते हैं कि किसकी हत्या होने वाली जी। क्या अतीक अहमद ये नहीं कह रहे थे कि मेरी हत्या होगी? वो बार बार कहते थे कि मुझे मारना नहीं, 1 सेकंड मुझे मारा जाएगा। पुलिस सेमी ऑटोमेटिक गन लेके किसी पूर्व सांसद जो माफिया है जिसका ऊपर केस चल रहा है उसको पुलिस लेके जाती है और 2 लड़के आके सबके बीच में उसको शूट करके सरेंडर करते। तब पुलिस की गोली क्यों नहीं चली? तब पुलिस की तुरंत गोली क्यों नहीं चली? आज उस केस का क्या फॉलोअप है? आज उस केस का क्या फॉलोअप है? क्या पुलिस प्रोटेक्शन में आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, विकास दुबे की गाड़ी कैसे जा रही थी? क्या गाड़ी आइसोलेटेड थी? गाड़ी कानवाई के बीच की गाड़ी पलटती है और वो मारा जाता है। राय साहब, किसको राय साहब मैं आपको बिल्कुल सहमत हूं। एनकाउंटर इज नॉट द सॉल्यूशन। एनकाउंटर करेंगे तो न्यायपालिका बंद करिए, न्यायालय बंद करिए, फिर आप ही डिसाइड कर लीजिए। हाँ, एनकाउंटर कहां होता है? पुलिस छापा मारने गई, सामने से गोलियां चली, आपके 4 लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने जवाबी गोलियां चली। वो जब आमने सामने युद्ध जैसी स्थिति है, दोनों तरफ से गोलियां चलती है, उसमें 3 लोग मारे गए तो समझ में आता है। पॉइंट ब्लैंक पे मारते हैं आप, किसी के हाथ में हथियार नहीं है, किसी ने गोली नहीं चलाई है, तो ये आपने तय कर लिया कि आपको मारना है।
इसमें दूसरा एंगल, एक दीपक दीपक एक मिनट, एक उसके बाद राय साहब को पूरे 2-3 सवालों की जवाब देने दे। दूसरा राय साहब, एक मेरा जो डाउट है, क्या उस यादव को मारने के पीछे किसी ने सुपारी दी थी? अभी तक लूट का माल जमा नहीं हुआ है, डकैती का माल पकड़ा नहीं गया है। क्या एक उसमें से आदमी कम किया गया? विकास दुबे की हत्या के बाद विकास दुबे का पैसा कहां गया? अब जो रुपए पैसा कमा के रखा था उसने, क्या वो रुपया किन्हीं व्यापारियों के पास लगा हुआ था? क्या सबने मिलकर काम किया? मेरा आरोप है, एसटीएफ में बाकायदा डील होती है कि किसी का हाफ एनकाउंटर करना, किसी को फुल एनकाउंटर करना। ये हाफ एनकाउंटर कैसा होता है? इसका यादव का क्यों हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ? कोई भाग रहा है तो गोली कैसी? राय साहब, पुलिस में ये तो होगा कि कोई भाग रहा है कि सीधा सीने में गोली मारो कि पैरों पे गोली मारो? जी राय साहब, सवालों की बौछार लग गई राय साहब, लेकिन आपसे हम लोग इसलिए सवाल कर रहे हैं, आप ही से उम्मीद है, आप जैसे आप उस डिपार्टमेंट में हैं। हम तो राय साहब, ये हम आपको पुलिस वाले नहीं मान रहे, आप उस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, तो उस डिपार्टमेंट के रूल्स क्या है कम से कम ये जानना चाहते हैं, और कुछ नहीं। देखिए, 2 चीजें आपने उठाई। एक तो अतीक की हत्या की बात की, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि राज्य अगर किसी को अपनी अभिरक्षा में, अपनी कस्टडी में लेता है, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उसके जान की हिफाजत करे। और अतीक वाले मामले में तो पूरी तरह से राज्य विफल हो गया, जिस तरह से उसकी हत्या हुई और जिस तरह से। अच्छा, मजेदार बात है कि जब हत्या हो रही थी तो वो सबसे अच्छा मौका था उन दोनों हत्यारों को मार देने का, वहां पर कुछ नहीं किया गया। तो वहां तो मैं आपसे सहमत हूँ कि वहां राज्य विफल हुआ, राज्य असफल हुआ। रही बात एनकाउंटर्स की, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं एनकाउंटर्स के ही खिलाफ हूँ। किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से आप अपराध नहीं रोक सकते। अगर ये सरकार ये सोचती है कि लोगों को मार के, उनके पैर में गोली मार के, हाथ पैर तोड़ के, कुछ लोगों को जान से मार के, ये बहुत ही खराब स्थिति है। और आपने एक तरफ एक अच्छा आपने ध्यान आकर्षित किया कि अगर आप पुलिस को ये अधिकार देने लगेंगे तो पुलिस वाले सुपारी लेके मारने लगेंगे। ये महाराष्ट्र में, बम्बई में तो आप तो हुआ है ये बम्बई में तो जितने ये अब तक 56 और एनकाउंटर विशेषज्ञ, एनकाउंटर एक्सपर्ट, उनकी सिर्फ संपत्तियों की जांच करा लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी मैं कह सकता हूँ, मैं जिम्मेदारी और दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी बेड़े का सदस्य रहा हूँ। जिन लोगों को गैलेंट्री मेडल मिले हैं एनकाउंटर्स पे, जरा उनके गैलेंट्री मेडल्स के 10 के आप नमूने लीजिए और जांच कर लीजिए। तो ये तो देखिए एक बुरी बात है, लेकिन इस बुरी स्थिति के लिए पुलिस से ज्यादा हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है, जो बजाय बुनियादी सुधार करने के वो पुलिस को लाइसेंस दे देता है, तुम जिसको चाहो मार दो। आपने एक बार लाइसेंस दिया, आपने अशोक जी ने बहुत सही कहा, कोई नहीं जानता है कि आप सुपारी लेके किसी को मार रहे हैं, सचमुच एक जेन्युइन अपराधी को मार रहे हैं। तो ये एक बुरी चीज है। और मुझे लगता है सुल्तानपुर वाली जो घटना है, उसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। हमें एक सवाल राय साहब और आपसे पूछेंगे, और मैं चाहूंगा जनरल जवाब दीजिए, क्योंकि अभी ये तो मामला जो है इसकी जांच होगी, जांच हो भी रही है, और आगे मुझे लगता है ये मामला कोर्ट में जाएगा। जिस तरह से अखिलेश यादव, कांग्रेस, विपक्ष इस पूरे मामले को उठा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना ही जाना है। मैं एक चीज आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ, ये जो जिसके यहाँ डकैती पड़ी, उस सर्राफ का मैं भरत जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो माल भी लूट गया, बंदूक भी लगा दी, हमारे साथ तो सब कुछ हो गया, और माल मिला भी नहीं, हमें तो माल मिला नहीं, आदमी भी मार दिया, माल भी नहीं मिला, है ना। तो वो मैं यहाँ पर सवाल ये कर रहा हूँ, क्या आपको से मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि क्या पुलिस जो माल बरामद करती है डकैतों से, लुटेरों से, जैसे 10 किलो चांदी मिल गई या 50 किलो सोना बरामद कर लिया कैश, तो क्या ये इस तरह की रिपोर्ट्स आई जब आप एसपी थे, आईजी थे, कि पुलिस उसमें से कुछ पैसा रख लेती है अपने पास? किस तरह का करप्शन होता है? जनता का जो परसेप्शन है वो किसी शून्य से नहीं उपजता। जनता के बीच में ये आम धारणा है कि पुलिस जो बरामद करती है उसमें बहुत सारा माल खल्त-मल्त कर देती है। तो ये किसी शून्य से थोड़ी ना उपजा है, जनता के अपने अनुभवों की उपज है इस तरह का परसेप्शन। तो आपका क्या अनुभव रहा? आपने 35 साल नौकरी करी पुलिस में। जी हाँ, कई बार मुझे भी अपने ऐसे सबऑर्डिनेट से निपटने का मौका मिला जहां इस तरह की शिकायतें, उनमें बहुत सारी शिकायतें सही भी पाई गई।
तो ये तो देखिए, ये जो आप एक छवि की बात कर रहे हैं, एक धारणा की बात कर रहे हैं, तो ये धारणा किसी शून्य से नहीं उठती है। इस बड़ी धारणा बात के कही, पीछे बड़ी बात आपने, बड़े ठोस कारण एक हैं। आईपीएस ऑफिसर दीपक भाई। होकर, एक डीजी होकर, बड़ी नहीं, एक बड़ी बात टाइगर नहीं। इन्होंने एक्सेप्ट करी, एडमिट करी कैमरे पर कि पुलिस लूट का माल बांट लेती है। इन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें नहीं, उनको मिली और जब अभी जांच इस किया केस में सच्चाई क्या पाई। हुआ, जी, इस केस में करोड़ों का माल लूटा गया, ठीक है, सीसीटीवी से सब पता पड़ गया कौन कौन है। अब ये बाकी लोग पकड़े भी जाएंगे। जब इनको पूछा जाएगा कि माल कहां है, क्योंकि डकैती तो एक्सेप्ट हो गई, डकैती तो की आपने, दिख रहा है, माल कहां है, तो ये सब कहेंगे कि यादव को छुपाने के लिए दिया था। अब यादव ने कहां रखा पता नहीं। यस। और वो माल क्या इसका बंटवारा होगा? खीरा कटेगा तो सब में बटेगा। इसके बंटवारा कौन, इसका बंटवारा किस किस में होगा? जब तक माल बरादमी नहीं होती तब तक एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है उस गैंग का, क्योंकि वही आपको लिंक बता देगा। आप एलिमिनेट करोगे तो आप डेड एंड खड़ा कर दोगे, इन्वेस्टिगेशन वहां जाके फेल हो जाएगा। सब कहेंगे कि हमने लूटा माए बाप, हमको सजा दो। अरे माल किधर है? एक डकैती की सजा कितनी है? उसमें हत्या नहीं हुई है। एक डकैती की सजा 7 साल, 7 साल में ये सजा काटेंगे 2 साल, 3 साल, 1 साल वो पैरोल पे आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर अच्छे रख रखाव में बाहर आ जाएंगे और पूरा करोड़ों का माल सेक के रहेंगे। टाइगर लास्ट समय हो रहा है, समय भी बड़ा निर्दयी होता है, वरना राय साहब से तो मैं रात भर बात करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद मैं राय साहब के पास जाऊंगा। आपको लगता है टाइगर, जैसे लोकसभा का चुनाव देखा था, जब मोदी जी जो है उस वक्त तूती बोल रही थी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी की जबरदस्त होलसेल में वोट मिल रहे थे, तो इस तरह की बातें थी कि यादव समाज भी उनको वोट दे रहा है मोदी को। आपको लगता है कि जो यादव भले ही 5%, 10%, 90% तो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, 7-8%, 10% जो मोदी के साथ जा रहे थे, इस घटना के बाद यादवों का मोह भंग हो गया है? क्या ये एक बड़ी गलती कर ली योगी जी ने? यकीनन कर ली। और अखिलेश समझ रहे हैं इस चीज को, इस दांव को? अखिलेश समझ रहे। देखिए, अखिलेश बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो गए। अखिलेश के ट्वीट देखिए, अखिलेश का आक्रोश देखिए, अखिलेश खेल कर रहे हैं। और ये लूज बॉल रोज योगी आदित्यनाथ अखिलेश को लूज बॉल दे रहे हैं। मतलब अभी मैं आपको एक बात और बताऊं, ये तो डकैती हुई, अभी उसी गोरखपुर की केस है। एक महिला अपने पति को एम्बुलेंस में लेके जा रही थी, जी हाँ, छोटा भाई था 17 साल का। उस महिला के ऊपर उसकी इज्जत लूटने का प्रयास हुआ, उसके पति को मार दिया गया। वो दोनों ड्राइवर पकड़े गए, उसमें से एक ब्राह्मण है और एक ठाकुर है, उसको अरेस्ट कर लिया, मतलब सेफ हाउस में पहुंच गए। एनकाउंटर तो उनका होना चाहिए था जी, जो घिनौना काम किया। बिल्कुल एक हत्या भी की और एक किसी की इज्जत लूटने का प्रयास किया। जी। लेकिन जिस प्रदेश में इज्जत लूटने वाले जेल में छूटने के बाद, बेल पे आने के बाद ढोल धमाके से जिसका स्वागत होता है, प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है दीपक जी। इनसे क्या अपेक्षा करना? ऐसे सरकार से और ऐसे पार्टी से क्या अपेक्षा करोगे आप? जी। ये ऐसे ही सिलेक्टिव एनकाउंटर होंगे या जान माल की कोई कीमत नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो ठाकुर बनना होगा। जी। सिंह इज किंग। तो खैर आपने बात की, लेकिन एक बड़ी बात आपने पॉलिटिकली कही कि अखिलेश यादव ने बहुत मैच्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं एक जो उनको सवाल जहां उठाने थे, उनको यादवों को मैसेज देना था कि देखो, तुम जो वोट दे रहे थे 5%, 6%, 8%, देख लो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा नाम सुनकर तुम पर गोली चलेगी। ये वो एक मैसेज देना चाह रहे थे और मुझे लगता है उसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि राजनीति के आपने कहा ना कुशल खिलाड़ी बन चुके हैं, मैच्योर पॉलिटिशियन बन चुके हैं अखिलेश यादव। एक लास्ट क्वेश्चन राय साहब, और मैं दोबारा आपको सैल्यूट कर रहा हूं। शुरू में जो आपने कहा कि एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, एनकाउंटर मतलब मर्डर, बहुत कम पुलिस वाले होंगे जो इस तरह की बात करते हो। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि एक चीज तो आप मानते हैं कि इस घटना में जिस तरह से मंगेश यादव को घर से उठाया गया, फिर 50,000 रुपए का इनाम, फिर 1 लाख रुपए कर दिया, फिर उसको गोली मार दी, और फिर जिस तरह से घटनाक्रम है संदेहास्पद है पूरा कुछ, जिस तरह से सवाल लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जांच बजाय किसी आईजी के, डीआईजी को देने के, ये जांच अब सीबीआई करे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे? आप क्या लगता है इसमें दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? क्या होना चाहिए? देखिए, अगर सच्चाई तक पहुंचना है
तो निश्चित रूप से इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा कोई दूसरी एजेंसी उसे करना चाहिए। और अगर इसे मॉनिटर कर सके सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का कोई और अंग तो और भी बेहतर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, देखिए अखिलेश जी हो सकता है अगले कुछ सालों में फिर मुख्यमंत्री हो जाएं, तो उम्मीद ये क्या हम ये उम्मीद करें कि अब उनके जमाने में एनकाउंटर होने बंद हो जाएंगे? क्योंकि जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो मुझे नहीं लगा कि कोई उनको इसको लेके चलिए एनकाउंटर एक आखिरी क्वेश्चन जी आप नहीं सुनना चाहते तो जी नहीं बिल्कुल सही बात है। नहीं एक मिनट राय साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। सिंहासन दोषी होता है, सिंहासन पे जो बैठता है वो सिंहासन के रंग में रंग ढल जाता है। चलिए अभी सिलेक्टेड माफियाओं का मर्डर हो रहा है और एक पर्टिकुलर जाति के माफियाओं का पनपना हो रहा है। दूसरी सत्ता आएगी तो इन माफिया का एलिमिनेट करेंगे, दूसरे माफिया को पनपाएंगे। ये सिस्टम ही गलत है। एटलीस्ट जो माफिया हैं उनको लेकर सिलेक्टिव ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। माफिया होता है, माफिया उसकी कोई जाति नहीं होती, चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो, यादव हो, मुसलमान हो। माफिया पर इक्वली कार्रवाई होनी चाहिए। उसका स्केल, उसका पैमाना एक होना चाहिए, दो पैमाने नहीं होने चाहिए जो इसमें हमें दिखे। विपिन सिंह का पैमाना अलग था, वीआईपी ट्रीटमेंट, और मंगेश यादव का पैमाना अलग था, गोली। एक के लिए गोली, दूसरे के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट। ये जो एक तस्वीर है वहां पर न्याय नहीं मिल सकता। और यही चीज राय साहब कह रहे हैं कि बेहतर ये होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच ना दी जाए, ये जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, कोई सेंट्रल एजेंसी सीबीआई करे, एनआईए करे और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। चंद्रचूड़ जैसा कोई जज इसको मॉनिटर करे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। राय साहब आप आए, खुलकर बात हुई। 35 साल आपने वर्दी पहनी, 35 साल आपने पुलिस की नौकरी करी, उसके बाद आपने कहा कि एनकाउंटर जो है ज्यादातर फेक होते हैं, एनकाउंटर ज्यादातर फर्जी होते हैं। मैंने ऐसी बात कम से कम किसी से नहीं सुनी, केपीएस गिल के मुंह से भी नहीं सुनी जो आपने कही, तो आपको सैल्यूट है। और टाइगर आप तो आज पूरी तरह दहाड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हो सकता है इस शेर की आवाज 5 कालिदास मार्ग कर दी जाए। और हम चाहेंगे योगी जी से कि भाई छोड़िए, लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसमें क्या मंगेश यादव, क्या विपिन सिंह। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया, आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।